अब हम बात करने वाले हैं घूर्णी गति में कार्य के बारे में। देखिए, रैखिक गति में जो आपका कार्य होता है वो क्या होता है, आपका बल और विस्थापन का गुणनफल होता है। बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है, आपका कार्य कहलाता है। किसमें, आपका रैखिक गति में। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, आपके रैखिक गति की, लीनियर मोशन। लीनियर मोशन में ऐसा होता है। ओके, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। कार्य को हम W से प्रदर्शित करते हैं। आपका बल कितना होता है F, और जो विस्थापन होता है वो कितना होता है S होता है। साथ ही साथ यहाँ हम F और S के बीच के एंगल की भी बात करते हैं। F और S के बीच का एंगल कितना है, तो थीटा। तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, W इज इक्वल टू FS cos थीटा। यहाँ पर cos थीटा क्यों होता है, इसका भी कारण हम जान चुके जब हम कार्य के बारे में पढ़ रहे थे। ओके, तो ये होता है W बराबर FS cos थीटा आपका रैखिक गति में। उसी प्रकार से यदि मैं किसकी बात करूं, घूर्णी गति की बात करूं, तो घूर्णी गति में क्या हो जाएगा, आपका जो W है वो क्या हो जाएगा, F के स्थान पे किसका उपयोग करते हैं घूर्णी गति में, टाउ का। S के स्थान अर्थात विस्थापन के स्थान पे कोणीय विस्थापन का मतलब थीटा का, और एक कॉस ये होता है आपका एंगल। तो ये वाला जो एंगल है वो मैं कितना मान लेता हूँ, आपका अल्फा मान लेता हूँ। जो एंगल है वो कितना मान लेता हूँ, अल्फा मान लेता हूँ। तो ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला आपका किसमें, घूर्णी गति में, W इज इक्वल टू टाउ थीटा कॉस अल्फा, जहां अल्फा क्या होगा, इस टाउ और थीटा के बीच का कोण, ये होगा आपका कार्य। लेकिन आप सभी जानते हैं ये वाला जो फॉर्मूला है W बराबर FS cos थीटा, ये केवल तब आरोपित होता है जब आपका बल कैसा हो, नियत हो। बल आपका कैसा हो, नियत हो। ओके, यदि बल नियत नहीं है तब इस फॉर्मूले का उपयोग नहीं कर सकते। तो उसी प्रकार से ये वाला भी फॉर्मूला कब अप्लाई होगा, जब आपका बल आघूर्ण नियत हो। क्या नियत हो, बल आघूर्ण नियत हो। ये वाला भी फॉर्मूला केवल तब अप्लाई होगा जब बल आघूर्ण नियत हो। ओके, अब देखो रैखिक गति में यदि बल नियत रहता था तो हम ये वाला फॉर्मूला उपयोग करते थे, W बराबर FS cos थीटा। लेकिन यदि बल नियत नहीं रहता था तो हम किस फॉर्मूले का उपयोग करते थे, इस फॉर्मूले का उपयोग करते थे, F डॉट ds। इस फॉर्मूले का उपयोग करते थे। F का मान दिया रहता था आपको IJ के पदों में, और हम S की लिमिट लगा के आसानी से इसका समाकलन करके कार्य हम निकालते थे। उसी प्रकार से यहाँ भी होता है कुछ। यहाँ क्या होता है आपका W बराबर, ये होता है समाकलन, यहाँ आ जाता है आपका टाउ, और इस S के स्थान पे क्या आ जाता है आपका थीटा। तो ये फॉर्मूला होता है आपका घूर्णी गति में। ये जो है आपका रैखिक गति में परिवर्ती बल द्वारा, कौन सा है ये, परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य है ये वाला आपका, और ये भी क्या है, परिवर्ती बल द्वारा। मतलब जब आपका बल परिवर्तित होता रहे, नियत न रहे बल, तब आप इस फॉर्मूले का उपयोग करते थे रैखिक गति में। उसी प्रकार से यदि घूर्णी गति में भी आपका बल आघूर्ण नियत न रहते हुए परिवर्ती रहे, मतलब परिवर्तित होता रहे, तो आपको इस फॉर्मूले का उपयोग करना है। ओके, तो अब हम क्या करने वाले हैं, इसको हम किस प्रकार से डेराइव कर सकते हैं वो हम देखेंगे। W बराबर समाकलन ऑफ टाउ इंटू डी थीटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखिए किस प्रकार से हम इसका डेरिवेशन करेंगे। देखो इस बार भी हम क्या मान लेंगे, आपका एक दृढ़ पिंड मान लेंगे। हाँ, इस प्रकार से एक दृढ़ पिंड मान लेंगे। ये क्या मान लिया हमने, इस प्रकार से दृढ़ पिंड मान लिए, और ये मान लिया ये क्या है आपका घूर्णन अक्ष है, जिसके चारों ओर ये क्या कर रहा है, ऐसा घूम रहा है। क्या कर रहा है, घूम रहा है। अब देखो ये दृढ़ पिंड बहुत सारे कणों से मिलकर बना होगा, तो मैं एक कण मान लेता हूँ यहाँ पर मैं एक कण मान लेता हूँ, जिसका जो द्रव्यमान है वो कितना है आपका m1 है। द्रव्यमान कितना है, m1 है। इसकी जो घूर्णन अक्ष से दूरी है वो कितनी है आपकी, r1 है। जो घूर्णन अक्ष से दूरी है वो कितनी है, r1 है, या इसे आप r ही मान सकते हो, इसे आप m भी मान सकते हो। तो ये हो गया आपका एक छोटा सा कण जिसका द्रव्यमान आपका m है, और ये जो आपका घूर्णन अक्ष से दूरी है वो कितनी है, r है, और ये क्या है आपका घूर्णन अक्ष है, मतलब जिसके चारों ये क्या करेगा, ऐसे रोटेट करेगा, मतलब घूमेगा। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इस पर आपका बल लगाता हूँ। क्या लगाता हूँ, इस पर बल लगाता हूँ। मतलब ये आपका कण कुछ इस प्रकार था, अब मैंने इस पर ऐसे बल लगाया। मैं वैसे दिखा नहीं सकता इसलिए मैं इस प्रकार से दिखा रहा हूँ। हाँ, तो मैंने जैसे इस कण पर बल लगाया तो इसमें बहुत ही छोटा विस्थापन तय किया, लगभग इतना विस्थापन तय किया, आप ऐसा मान सकते हो। केवल कितना विस्थापन तय किया, इतना विस्थापन तय किया, तो मैं इतने विस्थापन को क्या मान लेता हूं, आपका
ds मान लेता हूँ, क्योंकि आपका छोटा सा विस्थापन हुआ है, और यदि छोटा सा विस्थापन होगा तो इसे क्या मानेंगे हम, ds मानेंगे। हाँ, तो देखो इससे मैं यदि यहां से मिलाओ, आपका कहां से मिलाओ, यहां से मिलाओ, तो यहां मैं मान लेते हो जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, आपका थीटा बन रहा है। जो आपका एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। तब देखो यहां पर मैंने इस कण पर बल लगाया, जिससे कि इसका विस्थापन भी हुआ, मतलब कोई ना कोई कार्य अवश्य होगा। तो आपका जो कार्य होता है वो कितना होता है, आपका जो आपका कार्य होता है वो होता है एफ एस कॉस थीटा। यही होता है आपका कार्य। एक प्रकार से देखें तो आपका क्या होता है कार्य, एफ एस कॉस थीटा। ये किसके लिए होता है, जब आपका बल नियत हो। ये कब होता है, जब आपका बल नियत हो। लेकिन अभी हम किस कार्य की बात कर रहे हैं, जब आपका बल कैसा हो, परिवर्ती हो। तो हम क्या करेंगे उसके लिए, जरा गौर से देखना। देखो जो आपका जैसे मैंने इस कण पे क्या लगाया, आपका बल लगाया, जैसे मैंने बल लगाया तो जो आपका विस्थापन हुआ वो भी कैसा हुआ, बहुत छोटा सा हुआ। अब यदि विस्थापन बहुत छोटा सा हुआ है तो जो आपका कार्य भी होगा वो कैसा होगा, बहुत छोटा होगा। तो वो कार्य क्या मान लेता हूं मैं, डी डब्ल्यू का मतलब होता है छोटा सा कार्य। और मैं छोटा सा क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि आज जो आपका विस्थापन हुआ है बहुत छोटा सा हुआ है। यहाँ मैं दिखा इसलिए बढ़ा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ सके अच्छे से, लेकिन ये बहुत ही छोटा है। ये जो विस्थापन है ds है बहुत ही छोटा है, और इस f और ds के बीच जो कोण बन रहा है वो आपका कितना बन रहा है, अल्फा बन रहा है। कितना बन रहा है, अल्फा बन रहा है। हाँ, तो हम कार्य किस प्रकार से लिखते हैं, पहले लिखते हैं हम बल आपका, तो लिख दिया हमने बल। उसके बाद क्या लिखते हैं, आपका विस्थापन लिखते हैं, तो वो भी क्या कर दिया हमने, विस्थापन लिख दिए। उसके बाद क्या आता है, आपका एंगल आता है कॉस। उसके बाद क्या आता है, आपका थीटा आता था ना, एफ एस कॉस थीटा। तो देखो एफ और एस के बीच का कोण आता था यहाँ आता था थीटा। तो देखो यहाँ पर एफ और ds के बीच का कोण कितना है, अल्फा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका कॉस अल्फा। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका कॉस अल्फा आ जाएगा। तो यहाँ से डी डब्ल्यू फाइनली क्या हो जाएगा आपका, इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं एफ कॉस अल्फा ds। ऐसे लिख सकता हूं मैं इसे, ds को इधर लिख दिया, कॉस अल्फा इधर आ गया। अब यहाँ थोड़ा गौर करना, यहाँ ये आपका कण है, ये वाला, ये आपका घूर्णन अक्ष है, इसकी इससे दूरी कितनी है, r है, द्रव्यमान इसका m है, इस पर बल इस प्रकार से लग रहा है, F है, और ये जो विस्थापन हुआ है वो इतना हुआ है। यहाँ एंगल आपका अल्फा बन रहा है, ये कोण आपका थीटा बन रहा है। हाँ, ऐसा ही आपका। अब देखना यदि मैं इस F का इस ओर घटक करूं, क्या करूं, इस ओर घटक करूं, तो कितना आएगा आपका F cos अल्फा आएगा। कितना आएगा आपका F cos अल्फा आएगा। यदि मैं इस F का इस अल्फा की ओर घटक करूं तो कितना आएगा F cos अल्फा, और जो विपरीत आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपका F sin अल्फा। विपरीत कितना आ जाएगा आपका F sin अल्फा। और यहाँ थोड़ा गौर करना, ये जो आपका F cos अल्फा है ये इस R के कैसा है, लंबवत है। क्या है आपका, लंबवत है। कितना कोण बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। क्योंकि देखो हमें मेन जाना कहाँ है, यहाँ आपके एक बल था, इधर आया F cos अल्फा, इधर आया F sin अल्फा। अब हमें जाना जो ये रोटेट करेगी वो इस प्रकार से रोटेट करेगी, मतलब इस बल का तो हमें कोई काम ही नहीं है, तो इस बल को भूल जाएंगे, क्योंकि हमें इधर थोड़ी ना जाना है, हमें जाना है ऐसा जाना है, इसलिए हमें केवल इस बल से मतलब है। तो जो आपका ये जो आपका F cos अल्फा है, ये जो R है उसके कैसे है, आपका लंबवत है। इतना समझ में आया। अब देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, आपका समझाने के लिए बेहतर तरीके से अब देखो कोण बराबर क्या होता है आपका, कोण बराबर होता है आपका चाप बटे त्रिज्या, ये होता है आपका। अब देखो यहाँ जो एंगल बन रहा है, ये देखो यहाँ जो एंगल बन रहा है वो बहुत ही छोटा सा बन रहा है, तो मैं इस एंगल को थीटा ना मानते हुए क्या मान लेता हूँ, डी थीटा, क्योंकि एंगल भी बहुत ही छोटा बन रहा है। यहाँ आपको थोड़ा बड़ा दिख रहा है ताकि आपको समझ में आ सके। तो उसी प्रकार से यहाँ जो आपका एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, बहुत ही छोटा सा, तो मैं इस एंगल को क्या मान लेता हूँ, डी थीटा। तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होती है। कोण कितना बन रहा है आपका, डी थीटा। कोण कितना है आपका, डी थीटा। ये क्या है, आपकी चाप है, ये क्या है आपकी एक प्रकार से चाप है, और इस चाप का मान कितना है आपका, ds है। तो मैं इस चाप के स्थान पे क्या लिख सकता हूँ, ds डिवाइड बाय त्रिज्या। त्रिज्या मतलब ये वाली त्रिज्या r, ये वाली त्रिज्या आपकी कौन सी, r। तो ये यहाँ से डी थीटा का मान कितना आ गया आपका, डी थीटा इज इक्वल टू ds अपॉन r।
कितना आ गया, डी थीटा इज इक्वल टू डी एस अपॉन आर। यहां से यदि मैं आपकी डीएस की वैल्यू निकालू तो मुझे इस आर को यहां भेजना पड़ेगा, तो फाइनली यहां से डीएस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर डी थीटा। देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो ये आपका कण था जिसका द्रव्यमान m था, दूरी r थी। अब मैंने इस पर फोर्स लगाया जिससे बहुत ही छोटा सा विस्तार ds तय किया, और यहाँ जो एंगल बना छोटे से विस्थापन के कारण डी थीटा बना, और यहाँ एंगल अल्फा बना। अब जब मैंने इस पे बल लगाया, विस्थापन भी हुआ, तो कुछ ना कुछ कार्य भी होगा, वो कार्य डी डब्ल्यू होगा क्योंकि आपका विस्थापन ds है। तो मैंने कार्य क्या लिख लिया, एफ बल गुणा विस्थापन और दोनों के बीच का एंगल, कितना एंगल है, अल्फा, तो कॉस अल्फा। अब मैंने कॉस अल्फा को पहले लिख लिया, डीएस बाद में लिख लिया। अब हम जानते हैं कोण बराबर चाप बटी त्रिज्या होता है, तो कोण है आपका डी थीटा, चाप है आपकी डीएस, ये क्या है आपका डीएस है ये डीएस, और त्रिज्या कितनी थी, आर थी। यहाँ से मैंने डीएस का मान निकाला आर डी थीटा। अब मैं इस डीएस के मान को कहाँ पुट कर दूंगा, यहाँ पर पुट कर दूंगा। तो देखो क्या हो जाएगा आपका एफ कॉस अल्फा डीएस इज इक्वल टू कितना पुट कर दूंगा मैं, आर डी थीटा। कितना पुट कर दूंगा मैं, आर डी थीटा। अब जरा गौर करना, अब मैंने भी आपको बताया था ये जो आपका ये है, ये क्या है आपका, वास्तव में ये तो आपका डीएस है, लेकिन यहां पर कौन सा बल लग रहा है आपका, एफ कॉस अल्फा। कौन सा बल लग रहा है, एफ कॉस अल्फा, मतलब ये वाला। हाँ, अब देखो एफ कॉस अल्फा और इस आर के बीच में कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि जो आपका एफ कॉस अल्फा है और जो आर है वो कैसे है, लंबवत है एक दूसरे के। क्या है, एक दूसरे के लंबवत है, इसका मतलब यही होगा। मतलब यहाँ जो आपका क्या है, ये जो आपका एफ है, ये जो एफ है, ये जो आपका एफ है, इसका जो ये वाला घटक है एफ कॉस अल्फा, इस आर के लंबवत है। मतलब एफ और आर कैसे है, लंबवत है, मतलब इनके बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री है। कितना है आपका, 90 डिग्री है, यही होता है इसका मतलब एफ आर साइन 90। अब मैंने साइन 90 क्यों लिखा, क्यों, क्योंकि देखो इस एफ कॉस अल्फा, इस आर, ये जो एफ कॉस अल्फा, ये वास्तव में घटक किसका है, आपकी इस एफ का। मतलब एफ कॉस अल्फा आर के कैसे लंबवत है, इसका मतलब ये होगा कि आपका जो एफ है और जो आर है उसके बीच का जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है आपका, 90 डिग्री बन रहा है। इसका मतलब ये होता है। अब देखो एफ आर साइन 90, आप सभी जानते हैं टाउ का फॉर्मूला कितना होता है, एफ आर साइन थीटा। अब यहाँ पर थीटा के स्थान पे कितना है, केवल 90 आया है, तो मैं इस एफ आर साइन 90 के स्थान पे क्या लिख सकता हूँ, आपका टाउ लिख सकता हूँ। तो यहाँ आ जाएगा आपका टाउ, और ये आपका डी थीटा जैसा का वैसा। ये बता सकते हो कौन सा कार्य है, ये आपका डी डब्ल्यू है, क्योंकि हम किसकी बात करें, डी डब्ल्यू की। अब यदि मुझे डब्ल्यू निकालना है तो मुझे क्या कर देना पड़ेगा, समाकलन कर देना पड़ेगा। तो जैसे कि आपका dx का समाकलन कितना होता है आपका x, dy का समाकलन कितना होता है आपका y, और dz का समाकलन कितना होता है आपका z, उसी प्रकार से dw का समाकलन कितना हो जाएगा आपका w हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ से जो आपका w का फॉर्मूला आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपका, टाउ इंटू डी थीटा। कितना आ जाएगा, टाउ इंटू डी थीटा। यही क्या करना था, हमें प्रूफ करना था। ओके, तो इस प्रकार से हमने क्या किए, घूर्णी गति में यदि आपका बल परिवर्ती हो, यही था आपका जो आपका फॉर्मूला था, W बराबर वो कितना था आपका, F इंटू डी एस। अब इसे घूर्णी गति में देखेंगे, F के स्थान पे टाउ डी थीटा, और यही हमें प्रूफ करना था आपका W बराबर। तो पहले हमने डी डब्ल्यू का मान निकाला, उसके बाद मैंने किसका मान रखा, डीएस का मान रखा, उसके बाद ये दोनों लंबवत है, तो एफ आर साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, टाउ। तो मैंने यहाँ टाउ रख दिया, डी थीटा जैसा का वैसा, और फिर क्या कर दिया, समाकलन कर दिया। तो मुझे डब्ल्यू का मान निकल गया, और कितना आ गया, समाकलन ऑफ टाउ इंटू डी थीटा।